झारखंड विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक समारोह में इस मंच पर उपस्थित झारखंड के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, झारखंड के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी, सत्ता पक्ष के और इस वर्ष के बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयनित मोनिका विधानसभा के माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव, कार्यक्रम मंडप में मौजूद माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड विधानसभा के माननीय पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, राज्य सरकार और सभा सचिवालय के वरीय और कनीय पदाधिकारी और कर्मचारीगण, राज्य भर से आमंत्रित वीर शहीदों के परिजन, विद्यार्थीगण, खिलाड़ीगण, वैज्ञानिकगण तथा अन्य प्रबुद्ध आगंतुकगण, मैं आप सबों को जोहार करता हूं। आज बड़े हर्ष का दिन है कि हम फिर एक बार झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के आयोजन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। राज्य गठन की 23 वर्ष की अवधि में हमारा राज्य पूर्ण युवावस्था में पहुंच चुका है। यह अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले एवं राज्य गठन के लिए प्रमुख आंदोलनकारियों को याद करने के साथ साथ राज्य गठन के उद्देश्यों के प्राप्ति की समीक्षा करने का भी है। हमें इस बात का गर्व है कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा के जन्म स्थल से की। आज़ादी के 73 वर्षों के भारत ने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ है। अंग्रेजी शासन की लंबी पराधीनता और आर्थिक दोहन के बाद जहां एक ओर हमारा देश भूख और गरीबी की गहरी खाई में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी ओर विभाजन की विभीषिका ने देश की सामाजिक समरसता को तार तार कर दिया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सोने के चिड़िया के पंख जला दिए गए थे। विकास की उड़ान भरने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं थे, पर उड़ान भरने की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे राष्ट्र निर्माताओं के परिश्रम, त्याग और दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि आज भारत विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें उन राष्ट्र निर्माताओं को नमन करना चाहिए, साथ ही उनके दिखाए हुए रास्ते को भी नहीं भूलना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में अपने कालजयी भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि द फ्यूचर इज नॉट one of easy or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of millions who are suffer. It means the ending of poverty, ignorance, disease and inequality of the opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to weep every tear from every eye that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. तो आज हम भारत के विकसित देश बनाने के संकल्प ले रहे हैं, तो इस विकास यात्रा में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब तक जो लोग विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, जो भारत गांव में रहता है, जो भारत गरीबी में अपना जीवन बसर करता है, जिस भारत तक संसाधन एवं सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, उस भारत को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का सहभागी बनाया जाए। तो यह ऐसे कैसे संभव होगा कि विकास की इस यात्रा में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई और गहरी न हो पाए? कैसे जिन भगवान बिरसा मुंडा के धरती से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, उनके बच्चे इस विकास यात्रा के ध्वजवाहक बनेंगे क्या? मेरा मानना है कि इसका समाधान हमें उस दस्तावेज से मिल सकता है जिससे यह देश चलता है। भारत का संविधान
यह एक ऐसा क्रांतिकारी दस्तावेज है जो हमारे विकसित भारत के संकल्प को सही मायने में सार्थक और समावेशी बनाने का सामर्थ्य रखता है। महान संविधानविद ग्रैनविल ऑस्टिन के शब्दों में, इस संविधान का अस्तित्व ही एक सामाजिक क्रांति का वक्तव्य था। यह आधुनिकता की ओर ले जाने वाली शक्ति का द्योतक था। नीति निर्देशक सिद्धांतों में व्यक्त होने वाली सामाजिक आर्थिक समता भी एक ऐसा ही क्रांतिकारी विचार था। जमींदारी उन्मूलन, संपत्ति संबंधी में बदलाव तथा वंचित नागरिकों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर प्रदान करने जैसे उपाय भी इस क्रांतिकारी भावना की ओर इंगित करते हैं। विकसित भारत के संकल्प यात्रा में संविधान के दो मूलभूत संरचनाएं, संसदीय लोकतंत्र और संघवाद, ध्यान रखा जाना अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इसलिए चुना था कि कार्यपालिका अपने कार्य और अस्तित्व के लिए लगातार विधायिका के प्रति जिम्मेदार रहे। सदनों के माध्यम से जनता के भावनाओं के गूंज लगातार सरकार तक पहुंचती है। सरकार केवल बहुमत के बल पर जनता के वाजिब सवालों से मुंह नहीं फेर सकती और इसमें ही विधायी संस्थाओं की महती जिम्मेदारी निहित है। हम जनता के महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार शासन के समक्ष उठाते रहें। संसदीय लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी सांसद या विधायक यद्यपि विधेयकों एवं महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के अनुरूप संसदियों के दायित्व का निर्वहन करता है, परंतु प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, गैर सरकारी संकल्प आदि अनेकों ऐसे अवसर प्रत्येक विधायक अथवा सांसद जो सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष में हो, उनके माध्यम से यह शासन चलाने वाले से जनता के लिए सवाल पूछ सकता है। सरकार की नीतियों को जनहित के अनुरूप बनाने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है। मैं यहाँ एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। जब मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के सानिध्य में आंदोलनात्मक कार्य करता था, तो उस समय दिसम गुरु हम लोगों को इस क्षेत्र में घर घर जाकर के मुष्टि भिक्षाटन के लिए कहा करते थे। उसमें हम लोग घर घर जाते थे और एक मुष्टि चावल तथा 1 रुपया का भिक्षाटन करते थे। गुरुजी हम लोगों को बताते थे कि यदि तुम घर घर जनता के पास जाकर मुष्टि भिक्षाटन करोगे तो तुम्हारे अंदर कभी यह हम नहीं होगा कि हम राजनेता हैं। यह मुष्टि भिक्षाटन हाथ फैलाने से हमेशा स्मरण रहेगा कि हम जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, न कि मालिक। हम उन्हीं से वोट भी मांगते हैं। गुरुजी आगे बताते थे कि जनप्रतिनिधि ऐसे में निरंकुश नहीं बन सकता। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कैसे रहता है, कितना संपन्न है, कितना सुखी है, जनता का सामाजिक आर्थिक रहन सहन आचार विचार भी मालूम होगा। और जब आप नीति निर्माण करेंगे तो गांधी जी के कथन की भांति आपको स्मरण होगा कि इससे उस अंतिम व्यक्ति का कितना उद्धार होगा। मैं समझता हूँ कि यह मुष्टि भिक्षाटन का अवधारणा रियल डेमोक्रेसी को परिलक्षित करता है। संघवाद इस विकास यात्रा का दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संघ और राज्य के बीच वित्तीय शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि शासन संचालित करने की और नीतियों को धरातल पर उतारने की अधिकांश जिम्मेवारियां राज्य सरकार के जिम्मे है, परंतु नीतियों को लागू करने के लिए आर्थिक क्षमता केंद्र में निहित की गई है। जब हम कहते हैं कि झारखंड खनिज संसाधनों से परिपूर्ण एक धनी राज्य है और यहाँ के लोग गरीब हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन खनिज संसाधनों के आधार पर हम झारखंड के को धनी राज्य के संज्ञा देते हैं, उनके दोहन और उससे प्राप्त होने वाला धन पर केंद्र का एकाधिकार है। ऐसे में राज्य का समुचित विकास तभी संभव है जब सरकारी संघवाद की विचारधारा अक्षरशः पालन किया जाए। प्रसिद्ध संविधानविद MP जैन अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखा है, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन took due note of the emerging trend of cooperative federalism. They realized that governments in the federation were arranged not vertically but horizontally, that no line of command runs from the center to the state, and the common policies among the various governments can be promoted not by dictation but by the process of discussion, agreement and compromise. The status of India have a large field of administration and decision making, and it becomes essential therefore
to create agencies to coordinate intergovernmental action when a number of governments with divided jurisdiction function in the same territory. Intergovernmental disputes and differences are bound to rise, and it is essential that mechanism be evolved to resolve and reconcile with the differences among the various governments so that all of them may pool their resources towards the realization of the social and economical objectives of the welfare of people. Accordingly, the framers incorporate into the Constitution an infrastructure to the promote cooperation and coordination and minimize tension among the various governments. Several features and the provisions of the Constitution have been deliberately designed to the institutionalization the concept of the center-state cooperation. मैं मानता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में सरकारी संघवाद विकसित भारत हमारे संकल्प को सही रास्ता दिखा सकता है और उसे सही अर्थों में समावेशी बना सकता है। स्थापना दिवस पर विधानसभा के प्रथम सचिव स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद के स्मृति में विधानसभा सचिवालय के उत्कृष्ट पदाधिकारी कर्मी को सम्मानित करने का परंपरा रहा है। इस वर्ष भी विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति द्वारा श्री मिथिलेश कुमार मिश्र संयुक्त सचिव को चुना गया है। विष्णु पासवान अवर सचिव, श्री नीलेश कुमार सिंह प्रशाखा पदाधिकारी, मोहम्मद नियाज अहमद प्रशाखा पदाधिकारी, श्री तापस कुमार वरीय सचिवालय सहायक एवं श्रीमती माइकल लकड़ा का चयन किया गया है। हम पिछले 23 वर्षों के संसदीय यात्रा में वृत्तांत सदन संवाद नामक एक पुस्तक का विमोचन आज हम करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में 23 वर्षों में सभी 7 विधानसभा अध्यक्षों द्वारा दिए गए अध्यक्षीय वक्तव्यों का संकलन किया गया है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक पठनीय एवं ज्ञानवर्धक होगी और आप सबको पसंद आएगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य के लोगों के प्रति जिन्होंने इस सदन में चुनकर हम लोगों को भेजा है, वे हम अंग्रेजी ग्रामर के 5 वॉयल्स के माध्यम से प्रभावी विधायिका के कार्य को समझा जा सकता है। एसेसिबल विधायिका को आम लोगों के लिए सुलभ होना होगा। इससे इफिशिएंट विधायिका को अपने मूल कार्यों और कानूनों के निर्माण में कुशलता हासिल करनी होगी। आई से इंक्लूसिव समावेशी विधायिका को समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी होना होगा। ओ से ओपन विधायिका को अपने कार्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना होगा। और यू से यूनाइटेड विधायिका को राष्ट्र कल्याण के लिए संगठित होना होगा। इन 4 वर्षों में जो विधायी कार्यों किए गए उनमें 3 विधायिकी कार्य ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा और उनके सहयोगी के प्रयास से इस विधेयक का चर्चा के लिए सदन पटल पर लाया गया, जिसके लिए पंचम झारखंड विधानसभा को झारखंड के राजनीतिक इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। राज्यवासियों के अस्मिता के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सदन के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड को पास किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिस पर इस सदन ने पक्ष विपक्ष के अंतर को भूलकर सर्वसम्मति से उसे पास किया था। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 एवं झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 राज्य गठन के उन मौलिक उद्देश्यों के पूर्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम थे, जिनके लिए हमारे राज्य निर्माता ने राज्य गठन के आंदोलन में अपना रक्त बहाया था। इन दोनों विधेयकों पर भी सदन के पक्ष और विपक्ष का अंतर मिट गया था और सभी माननीय सदस्य के सहमति से ये विधेयक सदन में पारित हुए थे। अब तक ये विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में इन्हें कानून का रूप दिया जा सकेगा। विधायी हस्तक्षेप से जन कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन कानून 2021 है। उनके माध्यम से झारखंड में कार्यरत निजी संयंत्रों में 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और यह आरक्षण की व्यवस्था न केवल नीचे के पदों के लिए है, बल्कि 40,000 रुपये के मानदेय तक के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब तक करीब 50,000 युवाओं को इस कानून के द्वारा नौकरियां प्रदान की गई है और निश्चित रूप से यह विधेयक झारखंड की तस्वीर बदलने में कारगर साबित होगा। झारखंड एक युवा राज्य
और युवा शक्ति के हाथों में ही झारखंड का बागडोर आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथों में है और भविष्य भी निहित है। युवाओं को सुदृढ़ और स्वावलंबी बनाकर ही हम विकसित झारखंड की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। झारखंड विकसित भारत की प्राचीर का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है, क्योंकि झारखंड की ऊर्जा से ही देश की विकास यात्रा को गति मिल सकती है। तो आइए झारखंड विधानसभा के इस 23वें स्थापना दिवस पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि झारखंड को देश के विकास यात्रा में अग्रणी राज्य बनाने में हम अपने तमाम अंतर विरोधों को भूलकर पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको झारखंड विधानसभा के इस ऐतिहासिक स्थापना दिवस की ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिवस।